हेलो फ्रेंड्स, यह खान सर की बुक है बीपीएससी एईडीओ के लिए। इसका प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे समान अध्ययन का। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ। 25 तक हमने कर लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, सही। दूसरा कथन है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, यह भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, अतः दोनों कथन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन है। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई। अब प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो मेयो ने। सॉल्यूशन देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो जो भारत के वायसराय थे ने 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया था। कब किया था? 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया। इसके तहत प्रांतीय सरकारों को अपने बजट संतुलित करने के लिए स्थानीय कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिला। इसके बाद 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया। 29 नंबर, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में शहीद हुए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे। इसके पिता हैदर अली ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें शेर ए मैसूर के खिताब से नवाजा था। 1798 ईस्वी के निज़ाम को अपनी ओर मिलाकर बेलेजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान वीरता से युद्ध करते हुए 4 मई 1799, यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे है 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में मारे गए। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में मारे गए। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा? किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा? तो ऑप्शन बी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता थे। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डिगामा ने 1497 में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की और 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। 31 नंबर पे चलते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सचिव किसे कहते थे? सचिव कहते थे पत्राचार प्रभारी को। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए का दो एक ही जगह है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है।
सचिव कहते हैं पत्राचार प्रभारी को। और बी का वन। पेशवा कहते हैं प्रधानमंत्री को। पेशवा प्रधानमंत्री, सचिव पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री। सुमंत, सुमंत कहेंगे विदेश मंत्री को। सुमंत विदेश मंत्री। अमात्य वित्त मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक सलाहकार प्रसिद्ध परिषद थी। अष्टप्रधान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक सलाहकार परिषद थी। 1674 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, वाक्यान्विस राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाला मंत्री। वाक्यान्विस राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाला मंत्री। सुमंत विदेश मंत्री। श्रुन्विस सचिव या पत्राचार प्रभारी, श्रुन्विस सचिव या पत्राचार प्रभारी। सर ए नौबत सेनापति या मुख्य सेनानायक। पंडित राव धर्म प्रमुख। न्यायाधीश कानूनी मामलों का फैसला करने वाला अधिकारी, न्यायाधीश कानूनी मामलों का फैसला करने वाला अधिकारी। 32 नंबर प्रश्न, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, रज़्मनामा। रज़्मनामा। अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर बदायूद्दीन के द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और इसका नाम रज़्मनामा रखा गया। रज़्म का अर्थ है युद्ध और नामा का अर्थ है कहानी। रज़्म का अर्थ है युद्ध और नामा का अर्थ है कहानी या पुस्तक। अतः रज़्मनामा का अर्थ है युद्ध की कहानी या युद्ध की पुस्तक। अकबर के कार्यकाल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर रोक लगाने वाले कर को इंगित करता है? तो पहला खिराज, खुम्स, उष्ण, मुक्ताई। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। खिराज, उष्ण और मुक्ताई। खिराज, उष्ण और मुक्ताई। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। खराज यह भू राजस्व कर था जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था। इसकी दर 1/4 से 1/3 तक थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खराज को बढ़ाकर 1/2 यानी 0.5% तक कर दिया था। मुक्ताई सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता है। एक तरह का भूमि उत्पाद कर था। उसने यह भी खराज की तरह ही भू राजस्व कर था जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। इसकी दर खराज की तुलना में कम होती थी। खुम्स या खम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। खुम्स लूट का धन था। खुम्स क्या था? लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस खुम्स के अनुपात को उल्टा कर दिया था। अतः खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, जबकि खिराज, उरन और मुक्ताई भूमि उत्पाद कर से संबंधित थे। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस गुलाम के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे?
तो ऑप्शन डी फिरोज तुगलक के। फिरोज तुगलक के। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। इसके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। 1,80,000 पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान दीवान ए बदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। डॉक्टर R C मजुमदार ने फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कहा कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अप्रगामी था। सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अप्रगामी था। यह किसने कहा था? तो डॉक्टर R C मजुमदार ने फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कहा कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अप्रगामी था। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं 35 नंबर का। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण राजा चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। सोमनाथ मंदिर जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसका निर्माण राजा चंद्रदेव सोमराज ने करवाया था। तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर के अंदर पूजा कर रहे लोगों को मारकर वहां से अपार धन दौलत लूट कर गजनी ले गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम सोलंकी और मालवा के राजा भोज परमार ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार हमले किए थे। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी में किया था। 1001 ईस्वी में किया था। इन्होंने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। इन्होंने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। भारत पर हमला कितनी बार किया? 17 बार। प्रथम आक्रमण भारत पर किया 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। और महमूद गजनवी की मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में। अब 36 नंबर प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। 36 नंबर का प्रश्न है कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो नहीं, ये गलत है। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। सही। उनका साम्राज्य कहाँ तक था? बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक। सी ऑप्शन कह रहा है कि वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ये भी सही है कि वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ऑप्शन डी उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये भी सही है कि उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस हिसाब से ए गलत है। ये जहाँ जहाँ है वो हम कट कर देंगे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। कथन ये गलत है क्योंकि वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था।
कटक के संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति थे, ना कि प्रवर सेन। कथन भी सही है क्योंकि प्रवर सेन का साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था। कथन सी भी सही है क्योंकि प्रवर सेन प्रथम ने अपने पिता बिंद सेन की जगह ली थी। कथन डी भी सही है क्योंकि प्रवर सेन प्रथम और उनके वंश का उल्लेख पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पतंजलि किन्होंने लिखा है? तो महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य। दंडी, पतंजलि महाभाष्य। एक आचार्य, ये नहीं, एक आचार्य है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या है? दंडी का 10 कुमार, द से दंडी, द से 10 कुमार, दंडी 10 कुमार। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। दंडी 10 कुमार। हेमचंद्र सूर्य, कुमार पाल चरित्र। सोमदेव नीति वाक्य मृत। इसको याद कर लीजिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन देख ले हम लोग। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका है। दंडी एक संस्कृत लेखक थे। दंडी क्या थे? एक संस्कृत लेखक थे जिन्होंने 10 कुमार रचित की रचना की, जो 10 राजकुमारों की कहानी है। हेमचंद्र सूरी ने कुमार पाल चरित्र की रचना की, जो गुजरात के राजा कुमार पाल का जीवन चरित्र है। सोमदेव ने नीति वाक्यमृत की रचना की, जो राजनीति और नैतिकता पर एक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 38 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 38 है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप को बनवाने वाले थे अशोक। शांति स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। सांची स्तूप मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक ने बनवाया था। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। अशोक की पत्नी देवी ने इस निर्माण कार्य में की देखरेख की, जो पास के व्यापारिक शहर विदिशा से थी। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। सांची के स्तूप के प्रवेश द्वारों पर बुद्ध के जीवन के उनके पिछले अवतारों बोधिसत्वों के रूप में घटनाओं का अलंकरणपूर्ण चित्रण है। 39 नंबर प्रश्न। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है? ऑप्शन सी कश्मीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है कश्मीर। सॉल्यूशन। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह पद के रूप में है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। यह संस्कृत में लिखी गई एक काव्यात्मक रूप से इतिहास की पुस्तक है। इसमें लगभग 8000 छंद हैं और 1148 से लेकर 1150 के बीच लिखी गई है। 1148 से 1150 के बीच लिखी गई थी।
40 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। मेगास्थनीज का राजदूत था। मेगास्थनीज के राजदूत कौन थे? तो ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। आइए सॉल्यूशन देखेंगे। मेगास्थनीज यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह लगभग 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत विवरण किया है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की। 41 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन सी सारनाथ की। चंपा निम्नलिखित में से ऑप्शन सी अंग की। ऑप्शन सी अंग की। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। सॉल्यूशन देख लेंगे कि अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे पहले मालिनीपुरी के नाम से जाना जाता था। चंपा को पहले किससे जाना जाता था? मालिनीपुरी के नाम से जाना जाता था। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित था और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों में स्थित था। जो वर्तमान में अभी भागलपुर और मुंगेर है, वहां पे स्थित था। 41 हो गया। 42 पे चलेंगे कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ऑप्शन है वैशाली में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा की गई। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के 5 सिद्धांतों का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग दिया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। 43 नंबर। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन है बोधगया में। बोधगया में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध को बोधगया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान फल्गु या निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। सारनाथ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वहां पे पहला उपदेश दिया था और अधिकतर उपदेश श्रावस्ती भी कहा उत्तर प्रदेश में दिए। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया, जहां उनकी मृत्यु भी हुई। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? कुशीनगर, वो भी उत्तर प्रदेश में है, और उनकी मृत्यु भी वहीं हुई। 44 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। वर्ण आश्रम प्रचलित था। वर्ण आश्रम किस लिए प्रचलित था? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद के समय में। ऋग्वेद के समय में।
वर्ण आश्रम प्रचलित था ऋग्वेद के समय में। वर्ण आश्रम प्रणाली ऋग्वेद काल से प्रचलित है, जिसमें व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, परिवार पालन, वानप्रस्थ, संन्यास की ओर अग्रसर और संन्यास आध्यात्मिक जीवन। प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व निर्धारित थे। 45 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। सिंधु घाटी स्थल सुत कांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सिंधु घाटी स्थल सुत कांगेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ऑप्शन सी दासक नदी के। सुत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। इसे सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है। इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड मॉकलर ने की थी तथा छोटे पैमाने पर खुदाई की थी। 1960 में जॉर्ज एफ डेल्स ने व्यापक उत्खनन किया। 1960 में जॉर्ज एफ डेल्स ने व्यापक उत्खनन किया। 46 नंबर प्रश्न। सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ होता था? भारत में। 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ भारत में उपयोग होता था। भारतीय सभ्यता में रथ युद्ध और यातायात के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे। रथों में तकनीकी कौशल और कारीगरी का उच्चतम स्तर था, जो युद्ध रणनीति में सहायक थे। लोहे का उपयोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। लोहे का उपयोग कब हुआ था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। 47 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। भारत में प्रथम सिक्के का कहाँ चलन में आए गए? भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए गए? तो ऑप्शन सी उत्तर भारत में। भारत में पहली बार सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सिक्का हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। दक्षिण भारत में पंच सिक्कों की प्राप्ति सर्वप्रथम अस्मक जनपद से प्राप्त की गई थी। 48 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन बी बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार। सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह देश के पाइराइट संसाधनों का 95% हिस्सा रखता है। कितना? 95% हिस्सा रखता है। पाइराइट को आयरन पाइराइट या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? पाइराइट को। पाइराइट को आयरन पाइराइट या मूर्खों का सोना कहा जाता है। यह खनिज मुख्यतः फर्टिलाइजर उद्योग में उपयोग होता है। यह खनिज मुख्यतः किस में उपयोग होता है? फर्टिलाइजर उद्योग में। 49 नंबर प्रश्न देखेंगे कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार के किस नदी से है? तो ऑप्शन ए
कोसी नदी से डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार की कोसी नदी से है। यह परियोजना रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। यह बिहार के ऊर्जा उत्पादक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस नदी को बिहार का दुख के रूप में जाना जाता है, तो कोसी नदी को ही। ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ आंसर हो जाएगा कि कोसी नदी को। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह हर साल बाढ़ लाकर भारी तबाही मचाती है। कोसी सप्तकोसी नेपाल से हिमालय पर्वतमाला के लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को मिथिला का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर स्थित है। यह बांध नेपाल की सप्तकोसी नदी पर बनाया गया है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार और नेपाल सरकार के एक समझौता के तहत इसे बनाया गया था, जिसे 1961 ईस्वी में फिर से संशोधित किया गया था।